दिनेश जी, अगर एक दिन के लिए आपको प्रधानमंत्री अगर आपको बनने का सौभाग्य मिलता है तो आपका क्या होगा, उस समय का फैसला क्या होगा? इस नरेंद्र मोदी को जीवन भर प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहता हूं। मैं ऐसे सपने मैं उनके नीचे ही देखना चाहता हूं। इस देश का यदि कोई प्रधानमंत्री है और इस देश को सबसे अच्छे किसी ने संचालित किया है तो मेरे वैश्विक नेता, मेरे आदर्श और हम लोगों के सभी भारतीय जनता पार्टी के प्रेरणादायक जो व्यक्ति हैं नरेंद्र मोदी, वो जीवन भर प्रधानमंत्री रहे, मैं यही कल्पना करता हूँ। दिनेश जी, आज अगर हम देखें प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की कौन सी ऐसी योजनाएं हैं जिनका लाभ बापूनगर क्षेत्र के लोगों को मिल रहा है? यदि बच्चा पेट में जन्म ले, माता के पेट में आए, तब से भारतीय जनता पार्टी उसको योजना देना स्टार्ट कर देती है कि उसके माता के पेट में यदि गर्भ हो तब से उसको सारी सुविधाओं को देना और उसको आगे ले जाना। ऐसे अनेक विध योजनाओं के काम भारतीय जनता पार्टी के शासन में हो रहे हैं। दिनेश जी, आने वाले 5 सालों में बापूनगर को किस रूप में देखना चाहते हैं आप? मैं गर्व के साथ कहता हूं कि पहला ऑक्सीजन पार्क वो बापूनगर विधानसभा में बना है। आप उसको सर्च कर लीजिए। आजकल तो ऐसा जमाना है कि मैंने कहा और तुरंत आप उसको वेरीफाई कर सकते हो। बिल्कुल। 2 साल सीट एक ऐसी सीट थी जो बहुत विशेष रूप से वहाँ मुस्लिम बाहुल्य होने की वजह से भारतीय जनता पार्टी की ओर से वो सीट में अपनी डिपॉजिट बचाना भी मुश्किल था। ऐसे विषय को लेकर जब परेशानी में थे तो वल्लभ भाई ने मेरे बड़े ब्रदर से कहा कि भाई इस तरह की परेशानी है तो आपको हारने के लिए लड़ना है। तो मेरे भाई साहब ने उनसे कहा था कि आप बोलो तो हम पाकिस्तान में भी इलेक्शन लड़ लेंगे, आप कहो वो काम हम करेंगे। मेरे बड़े भाई जो मेरे पिता तुल्य हैं, महेश सिंह कुशवाहा, उन्होंने मुझे ये कहा कि जिस चीज़ की आवश्यकता है लेकिन हमारा काम है सेवा करना। मैं अपनी बात करूं, एक फुटकर एक दुकान चलाने वाला, सुमन जनरल स्टोर के नाम से मैं एक करियाने की दुकान चलाने वाला व्यक्ति भी एक विधायक बन सकता है, एक सामान्य व्यक्ति भी। मैं एक किसान होने के नाते भी मैं आपको बताऊंगा कि एक सामान्य व्यक्ति भी कहीं भी किसी भी तरह जनता का जो यदि प्रेम मिलता है और जनता से अच्छे से जुड़ा रहता है तो उसमें किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं होती। दिनेश जी, आज का युवा हम देख रहे हैं कहीं ना कहीं राजनीति से दूरी बना रहा है, तो उन युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? आज लोग कुछ बोल रहे हैं कि जैन जी है वो एक अलग विचारधारा के साथ में काम करने वाला व्यक्ति है। उनका काम करने का, युवाओं का, हमेशा भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब भी बात करते हैं तो युवाओं की बात करते हैं। तो ये भी एक व्यवस्था है कि युवाओं को कैसे जोड़ा जाए, कैसे आगे ले जाया जाए, और उस दिशा में मैंने भी आपको कई बातें शेयर की, सारा काम हम कर चुके हैं। दिनेश जी, आपके जीवन का कोई एक ऐसा संघर्ष जिसने आपकी ज़िंदगी को, आपके व्यक्तित्व को पूरा बदल दिया हो, या आपको कहीं एक ऐसा क्षण जो आप हमारे दर्शकों के बीच साझा करना चाहें? 2002 में एक ऐसी घटना घटी कि जिससे सारा बिजनेस और सारे व्यवस्था को मतलब ले डूबा। और उसके बाद में जीवन में कई बार ऐसा नहीं होता है कि हमने गलती की तभी हमें सज़ा मिले। कई बार ऐसा भी जीवन में होता है कि आप किसी व्यवस्था के साथ जुड़े हुए हो और उस व्यवस्था में किसी ने गलती की तो उसका भी खामियाजा आपको भुगतना पड़ता है। नमस्कार, मैं मुकेश गोयल, रफ्तार हेडलाइन में आपका स्वागत है। आज एक नई पॉडकास्ट सीरीज में हमारे साथ साक्षात मौजूद हैं दिनेश कुशवाहा जी, बापूनगर विधानसभा के धारासभ्य। आज उनसे हम जानेंगे कुछ उनकी निजी ज़िंदगी के बारे में, कुछ उनके कैरियर के बारे में, और आप सबके साथ में साझा करेंगे। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है दिनेश जी, जो आपने अपना कीमती समय निकाला। तो पहले तो हम ये चाहेंगे दिनेश जी, थोड़ा सा आप अपने बारे में हमारे दर्शकों को बताइए कि आपकी जो जर्नी है वो किस तरीके से स्टार्ट हुई और आपको राजनीति में आने की प्रेरणा कहाँ से मिली और अब तक आपका सफर कैसा रहा? मैं वैसे मुकेश जी आपको बताऊं, सर्वप्रथम मैं आपके दर्शकों का और आपका खूब आभारी हूँ कि आपने मुझे इस मंच पर बैठाकर मुझे इन बातों को आप लोगों के साथ साझा करने का मौका दिया। मैं सबसे पहले आपको आभार व्यक्त करता हूँ और आपके श्रोताओं को खूब इस चैनल को, विशेष रूप से जो सच्चाई को दिखाती है ऐसी चैनल का, मैं श्रोताओं का भी आभार व्यक्त करता हूँ कि आज इस मौके पर मैं मेरी बात आपके साथ साझा कर रहा हूँ। आज आपने देखा होगा कि इस दौड़ा भागी जिंदगी में मैं जब मेरे जीवन में एक बिजनेसमैन के रूप में अपना जीवन व्यतीत कर रहा था और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के साथ मैं जुड़ा हुआ था, और भारतीय जनता पार्टी जब इस कॉरपोरेशन के इलेक्शन में पहली बार जीती तब से लेके आज तक नंदलाल वाधवा यहाँ के मेयर हुआ करते थे। वो हमारे बड़े भाई के मित्र के पापा थे और इस वजह से भी थोड़ा लगाव था।
तो जीवन में वल्लभ भाई गोबर जो रखियाल से विधायक रह चुके हैं, कई लोगों का, राजनीतिक लोगों का हमारे साथ घनिष्ठ संबंध था। हम लोग व्यापार किया करते थे और 96 से मैं भारतीय जनता पार्टी का एक सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में और रखियाल वार्ड में मैं काम किया करता था। एक समय ऐसा आया कि जब सारे सीटों का विभाजन हुआ, तब रखियाल सीट एक ऐसी सीट थी जो बहुत विशेष रूप से वहाँ मुस्लिम बाहुल्य होने की वजह से भारतीय जनता पार्टी की ओर से वो सीट में अपनी डिपॉजिट बचाना भी मुश्किल था। ऐसे विषय को लेकर जब परेशानी में थे तो वल्लभ भाई ने मेरे बड़े ब्रदर से कहा कि भाई इस तरह की परेशानी है तो आपको हारने के लिए लड़ना है। तो मेरे भाई साहब ने उनसे कहा था कि आप बोलो तो हम पाकिस्तान में भी इलेक्शन लड़ लेंगे, आप कहो वो काम हम करेंगे। तो ऐसे विषय को लेकर मैंने, जब बड़े भाई ने मुझे कहा कि भाई इस तरह की परिस्थिति, और मैंने कहा कि इलेक्शन लड़ना है, तो मेरे ब्रदर को बोला कि भाई इलेक्शन, राजनीति में आप अपनी शुरुआत करना चाहते हो तो एक हार के साथ शुरुआत ठीक नहीं। तो भाई साहब ने बोला मैंने एक बार बोल दिया है, नहीं बोल दिया, अब आप वो काम करना ही करना है। इसी तरह 2010 में मैं पहला पार्षद का इलेक्शन भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर लड़ा, और राजनीति क्या चीज होती है और इलेक्टेड पर्सन क्या चीज होता है, इलेक्शन कैसे लड़ा जाता है, उसकी शुरुआत मैंने 2010 इलेक्शन की डेट थी। और तौफीक खान पठान जो मेरे सामने कैंडिडेट थे, अर्चना बेन मकोना और इशाक, तो हम लोग बहुत अच्छे से वो इलेक्शन, दिनेश शाह, उर्मिला बेन, हमारी टीम की उस समय पैनल हुआ करती थी, बहुत अच्छे से हमने वो इलेक्शन लड़ा। और इलेक्शन कैसे लड़ा जाता है, हमने उस समय 12 कैंडिडेट को इंडिविजुअल लड़ाने वाले जो लोग थे उनको प्रोत्साहित करके, और उस इलेक्शन में कैसे इलेक्शन लड़ा जाता है, वोट डिवाइड वगैरह कर कर, और 22,700 वोट को हमने डिवाइड कर कर जीत की बाजी के लाके रख दी। और मैं सिर्फ 311 वोटों से जीत से वंचित रहा और मेरे राजकीय कैरियर की मैंने शुरुआत की। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और राजकीय कैरियर की 2010 में हार के साथ शुरुआत होने के बाद मैं अपना राजकीय जीवन की मेरी शुरुआत, और उसके बाद मुझे अच्छे से पता है कि मैं जब घर आया और घर आकर मैं अपनी गाड़ी लेकर और वापस मैं अपने काम के लिए जा रहा था, तो भाई साहब ने बोला अब हमारा यही काम है, लोगों की सेवा करना। जनप्रतिनिधि के रूप में हमें सफलता नहीं मिली, लेकिन 5 साल तक जिन लोगों ने हमें वोट किया है उनकी सेवा करना और उनका काम करना। तो मैं आने वाले 2015 तक मैं बापू नगर में रखियाल जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है जहाँ से मैं इलेक्शन हारा था, वहाँ मैंने लोगों की सेवा की, लोगों के बीच रहा और अपनी जगह बनाई। और जगह बनाते हुए धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी में कर्णावती महानगर का शहर कारोबारी सदस्य मुझे बनाया गया उसके बाद, और मैंने उसमें भी अपना कार्य किया। मुझे जहाँ जो पद मिला उस पद में मैंने बहुत अच्छे से कार्य कर और भारतीय जनता पार्टी कैसे मजबूत हुई, राष्ट्र कैसे मजबूत हो, मैं कैसे जन जन तक पहुँचूँ, कैसे लोगों की सेवा करूँ, इस कार्य को लेकर मैं लगातार लगा रहा। और उसी विषय को लेकर फिर इस राजकीय सिस्टम की आपको बात करूँ तो 2015 में भारतीय जनता पार्टी जब सरसपुर रखियाल वार्ड जब मर्ज हो गया, तो पहला इलेक्शन हम नहीं हमें टिकट नहीं मिली। और ये राजकीय सफर है, इसमें ऐसा चलता रहता है। हमें सेवा का यदि व्यवसाय है तो इलेक्शन लड़ना वो एक सिस्टम का भाग है, लेकिन यदि हमें सेवा करनी है तो वो किसी भी तौर पे की जा सकती है। उसके बाद 2015 में भारतीय जनता पार्टी के फेवर में रिजल्ट नहीं आया, भारतीय जनता पार्टी विशेष सीटों को जीत नहीं पाई सरसपुर रखियाल वार्ड में। उसके बाद फिर 2020 में फिर इलेक्शन आया तो वो सीट कांग्रेस बाहुल्य हो चुकी थी, और उससे पहले कोरोना काल का समय आया था और भगवान ने मुझे उस कोरोना काल में काफ़ी सेवा का अवसर दिया। मैं जन जन तक, लोगों तक उनको खाना पहुंचाना, लोगों को रेलवे द्वारा अपने गांव पहुंचाना, मैंने 50 बेड की एक हॉस्पिटल स्टार्ट की। ऐसे कई अनेक विध काम कर मैंने मेरे जीवन में सेवा का एक लक्ष्य लेकर, मेरे बड़े भाई जो मेरे पिता तुल्य हैं, महेश सिंह कुशवाहा, उन्होंने मुझे ये कहा कि जिस चीज की आवश्यकता है, लेकिन हमारा काम है सेवा करना। और सेवा का वो लक्ष्य जो मेरे बड़े भाई से मुझे मिला था, उसी को मैंने आगे बढ़ाया और उसको निरंतर करता रहा। उसके बाद
उस समय ऐसी परिस्थिति हुई कि जन जन तक मैं पहुंचा, लोगों की मैंने खूब सेवा की और भारतीय जनता पार्टी ने 2020 में मुझे एक पार्षद का इलेक्शन लड़ाया। पार्षद का इलेक्शन लड़ाया, आज तक के इतिहास में जो सीट हम लोग हारे थे और पब्लिक का इतना अधिक उन्माद कि आज तक कभी भी कोई पार्षद 9000 वोटों से 9111 वोटों से मेरा विजय हुआ और हमारी पैनल 5000 से ऊपर वोटों से सभी लोग जीते और एक नया इतिहास हमने कंडारित किया। और भारतीय जनता पार्टी का सरसपुर रखियाल वार्ड में हमारी पैनल का भास्कर भट्ट, मंजुला बेन और भारती बेन वानिया, ऐसे हम लोग 4 कैंडिडेट की उस समय फिर नया सिस्टम में 4 की पैनल थी, चारों का भव्य विजय हुआ। बापूनगर में भी भव्य विजय हुआ। ऐसे कई अनेकविध काम करते हुए लगातार काम करने का परिणाम ये आया कि 2022 में उसके बाद तुरंत बापूनगर विधानसभा का इलेक्शन आया और बापूनगर विधानसभा के इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी ने मुझ पर विश्वास व्यक्त कर क्योंकि मैं प्रजा के बहुत करीब था, तो प्रजा के बहुत करीब और जनप्रतिनिधि के रूप में मेरे पार्षद का जो कार्यकाल था और जो मैंने काम किया था और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने मुझ पर विश्वास व्यक्त कर बापूनगर विधानसभा में मुझे टिकट दी। और बापूनगर विधानसभा में टिकट देने के बाद भी जनता और कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता जो मुझसे खूब प्रेम करते हैं, वो सभी लोग बड़े मन से बहुत अच्छे से लगे और 2020 में भी एक नया इतिहास बनाया। जो बापूनगर विधानसभा हमेशा 3000 के करीब 2700 2500 ऐसे ही वोटों से हार जीत का रेशो रहा और मैं 2022 में भारतीय जनता पार्टी के हमारे वैश्विक नेता नरेंद्र मोदी जी और सभी के सहयोग से और भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं और भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व, उन्होंने मुझे बहुत मदद कर इस व्यवस्था में बनाया और इन सभी वजह से नरेंद्र मोदी जी ने मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में एक जाहिर सभा का एक आयोजन किया, उन्होंने रोड शो का आयोजन किया। ऐसे कई आयोजन और कार्यकर्ताओं के परिश्रम पर मैं एक नया फिर से एक इतिहास हुआ कि जो 12,000 से ज्यादा वोटों से इस जनता ने मुझे इस भारतीय जनता पार्टी में विधायक के रूप में रखा है और मैं हमेशा से लोगों के बीच रहकर लोगों की सेवा करना, लोगों के बीच रहना और विकास की इस गाथा को आगे बढ़ाना, जो भारतीय जनता पार्टी में 2047 में विकसित भारत का जो उन्होंने सपना देखा है, उस सपने को पूरा करने के लिए सभी युवाओं को जोड़कर इस भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता इसमें लगे हुए हैं और इस कार्य को हम निरंतर आगे बढ़ाते जा रहे हैं। जीवन में जो भी लक्ष्य मिले और जो भी काम मिले वो छोटा या बड़ा ना समझकर हमें उसमें हमारा 100% देकर पॉजिटिव थिंक के साथ यदि जीवन में काम किया जाए तो आपने देखा इस देश में एक चाय वाला भी प्रधानमंत्री बन सकता है। एक सामान्य, मैं अपनी बात करूं, एक फुटकर एक दुकान चलाने वाला, सुमन जनरल स्टोर के नाम से मैं एक करियाने की दुकान चलाने वाला व्यक्ति भी एक विधायक बन सकता है। एक सामान्य व्यक्ति भी मैं एक किसान होने के नाते भी मैं आपको बताऊंगा कि एक सामान्य व्यक्ति भी कहीं भी किसी भी तरह जनता का जो यदि प्रेम मिलता है और जनता से अच्छे से जुड़ा रहता है तो उसमें किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होती और जनता खूब प्रेम करती है। मैं बापूनगर विधानसभा के सभी मतदारों का और सारी जनता का मैं खूब और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का सबका खूब आभारी हूं कि जिन्होंने मुझे ये मौका दिया, मुझे पार्षद के रूप में अच्छे से इलेक्टेड किया, मुझे विधायक के रूप में इलेक्टेड किया। ये सारी शक्ति ये जनता की शक्ति है, जनता ही मुझे शक्ति देती है और जनता की शक्ति के दम पर ही मैं ये सेवा कार्य कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे विचार है दिनेश जी आपके। जी दिनेश जी, अगर हम बात करें आपके क्षेत्र की यानी कि बापूनगर क्षेत्र की, तो आज भी कुछ कौन सी ऐसी समस्याएं हैं जिनके लिए आप आज भी दिन रात कार्यरत हैं और उनको दूर करने के लिए अपना पूरा प्रयास कर रहे हैं? मुझे अच्छे से याद है, मेरा जन्म इसी कॉन्स्टिट्यूंसी में सरसपुर रखियाल वार्ड में कस्तूरबा नगर में हमारे दादाजी यहाँ रहने आए थे। देश आज़ाद नहीं हो तब उससे पहले हम लोग उत्तर प्रदेश से निकले हुए हैं और हम यहाँ इस बापूनगर क्षेत्र में सरसपुर रखियाल में कस्तूरबा नगर की चाली कहलाई जाती थी, जिसको हमारे दादा ने नगर सोसाइटी में कन्वर्ट किया। तो उस जगह हम आके बसे और वहाँ रहे। तो वर्षों से एक समस्या रहती थी, मैं मेरा जन्म से देखते आ रहा हूँ कि मैं मेरे घर से बाहर निकलूँ यदि बारिश के मौसम में तो मैं जब छोटा था तब तो पूरा डूब जाऊं, ऐसी इतना पानी का जल भराव रहता था। आज प्रजा के आशीर्वाद से और मैंने निरंतर, जब मैं इस व्यवस्था में नया पार्षद के रूप में जुड़ा तो मुझे कई लोगों ने कहा कि ये रकाबी जैसा एरिया है,
चारों ओर का पानी यहाँ भरा जाता है। ये रकाबी है तो इसमें रकाबी में तो पानी भरना मतलब पानी भरेगा ही, मतलब किसी भी। मैंने उन्हें कहा कि मतलब आज टेक्नोलॉजी का जमाना है, देश इतना विकसित हो रहा है और इस समय भी यदि हम इस परेशानी को झेल कर और रहें तो ठीक नहीं है। तो मैंने कहा था मैं रकाबी में गाना पाऊंगा और सारे कॉरपोरेशन के अधिकारी और सभी लोगों के दम पर आज वो समय आ गया है कि कोटलिया जो बहुत विशेष पानी भरने वाला जगह थी, आज वहां बिल्कुल आपको जरा भी पानी नहीं मिलेगा। हरिभाई गोदानी हॉस्पिटल जहां मेरा कार्यालय है और जहां मेरा निवास स्थान है कस्तूरबा नगर में, वहां 2-2 दिन तक पानी भरा रहना, ऐसी काफी समस्याओं का सामना हमने खुद ने किया है क्योंकि मेरा जन्म वहां हुआ है। मैं इन सब परिस्थितियों से वाकिफ हूँ। आज मेरे कई प्रयत्नों से आज वहां पानी का जल भराव नहीं हो रहा है, ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। और ऐसे अनेकविध काम हमारे यहाँ बापूनगर विधानसभा में हमने किए हैं और जनता का विश्वास ही मेरे लिए सबसे बड़ी पूंजी है। जनता के विश्वास के दम पर ही ये सारे कार्य हो रहे हैं। जनता ने मुझ पर जो विश्वास किया है, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि मुझे उस विश्वास पर खरा उतारे। और मैं हमेशा से, अभी मैं आपको मुकेश जी अभी की लोकल बात कर दूं तो मैं 31 तारीख के दिन यहाँ जिंदाल वेलनेस सेंटर में जाने का मेरा प्लान था, लेकिन जब मैंने सुना कि भाई बहुत ज्यादा बारिश गिर सकती है तो प्रजा के साथ रहने के लिए मैंने मेरा ये प्रोग्राम पोस्टपोन कर प्रजा के बीच रहना, लोगों की परेशानी के वक्त यदि मैं ना हूं तो कैसा होगा, तो इस बात को सुनकर मैंने वो प्रोग्राम को कैंसिल कर दिया और मैं लोगों के बीच रहा। तो मैं हमेशा से लोगों के बीच रहना पसंद करता हूँ, लोगों के बीच रहता हूँ, लोगों की समस्याएं सुनता हूँ। अभी कुछ ही दिन पहले की ऐसी बात है कि लोग किसी विषय को लेकर ऐसे आ जाते हैं तो मेरे साथ कई लोग और भी बैठे रहते हैं। मैं ऐसा कोई पर्सनली ऐसी व्यवस्था नहीं होती किसी से 1-to-1 बात करूं, तो कई लोग बैठे हैं लेकिन मैं तो जो बात करनी वो करता हूं। तो वो लोग बात सुन रहे थे उस व्यक्ति की, तो बोले इनके परिवार का मैटर है तो ये आपके पास क्यों लेके आते हैं। मैंने कहा मैं उनके परिवार का सदस्य हूँ, इसके लिए लोग परिवार की बात मेरे पास लेके आते हैं। मुझे गर्व है कि मैं भारतीय जनता पार्टी का जनप्रतिनिधि हूँ, लेकिन बापूनगर विधानसभा मेरा परिवार है। यहाँ के जितने जन लोग हैं, जितना परिवार के लोग हैं, उनकी समस्या वो मेरी समस्या है और उसके साथ जुड़कर उनकी हर समस्या को सुलझाना मेरा कार्य रहता है। मैं हमेशा इस परिवार में बड़ा खुश हूँ। इस परिवार की जो भी, क्योंकि आपने देखा होगा भारतीय जनता पार्टी में छेवाड़ा ना मानस की बात होती है, मतलब गुजराती शब्द है। पिछले बिल्कुल जिसके पास कोई व्यवस्था नहीं पहुंची, ऐसे लोगों को मदद करने का काम भारतीय जनता पार्टी, अंत्योदय का काम करना ये भारतीय जनता पार्टी की प्रणाली रही है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा से जो पिछड़े वर्ग का व्यक्ति और बिल्कुल जिसके पास विकास नहीं पहुंचा है वहां तक विकास पहुंचाना ये मेरी प्राथमिकता है। बहुत बढ़िया दिनेश जी, बहुत अच्छे विचार हैं। दिनेश जी, आज देखते हैं शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के लिए क्या विशेष आपकी रणनीति रहती है और जनता किस तरीके से उम्मीद रख सकती है इन सब चीजों के लिए आपसे, बापूनगर विधानसभा की बात? जनता हर चीज के लिए हमसे उम्मीद रख सकती है क्योंकि जनता सर्वोपरि है। जनता के दम पर ही हम सभी जनप्रतिनिधि बनते हैं और जनता का प्यार मिलता है तभी ये जनप्रतिनिधि बनता है। तो जनता की शिक्षा की जो बात है, शिक्षा एक ऐसी चीज है, शिक्षा का दूध जो पिएगा वो दहाड़ेगा, ऐसा कहा जाता है। और इस व्यवस्था में आपने देखा होगा तो आज जितनी भी कॉर्पोरेशन की स्कूल है, नगर प्राथमिक शिक्षण समिति जितनी भी स्कूलें चलाती है वो सारी की सारी स्मार्ट। मेरे पूरे बापूनगर विधानसभा में एक ऐसी कॉर्पोरेशन की स्कूल नहीं है जो स्मार्ट स्कूल ना हो। तो ऐसे कई कार्य हमने किए हैं। अब माध्यमिक शिक्षा का जो कार्य है वो भी सरकार अपने ओर से करने जा रही है। तो ऐसे भी स्कूल का, प्रथम स्कूल का जो कार्य है वो मेरे बापूनगर विधानसभा में है। मैं कई चीजों में बड़ा भाग्यशाली हूँ। मैं आपको ये कहूंगा कि बापूनगर इस देश में जो भारतीय जनता पार्टी राज कर रही है उसका जो केंद्र बिंदु है वो भी किसी समय बापूनगर रहा करता था। बापूनगर भारतीय जनता पार्टी के साथ अलग पलट मतलब जैसे लगा हुआ हो, ऐसे सिक्के के दो पहलू की तरह बापूनगर हमेशा से भारतीय जनता पार्टी को मजबूती देने के लिए काम करता रहा। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में शिक्षा और सारी सेवाओं का काम बापूनगर में बहुत बखूबी किया जा रहा है। क्योंकि मैं ऐसा मानता हूँ भारतीय जनता पार्टी के पूरे भारतवर्ष के जितने लोग हैं वो मेरे बापूनगर विधानसभा कॉन्स्टिट्यूंसी में, आपको उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, बंगाल, सभी राज्य के, राजस्थान के सभी राज्य के एक मिनी भारत के रूप में एक बापूनगर विधानसभा सीट है। उसका विकास बहुत अच्छे से, शिक्षा हो या
सड़क की बात हो, हर विषय को लेकर हम बहुत अच्छे से आगे बढ़ रहे हैं। और हर एक स्कूल को हमने स्मार्ट स्कूल में कन्वर्ट किया है। आपने देखा होगा कि बच्चे पहले, आज नगर प्राथमिक शिक्षा समिति में आपने देखा होगा कि पहले बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ना पसंद नहीं करते थे। आज समय बदला है, तो लोग प्राइवेट स्कूलों में से सरकारी स्कूलों में जा रहे हैं। मैं कई बार जब हमारे यहाँ घर शिक्षा अभियान के लिए जब चला जाता है, जब लोगों को स्कूल में भर्ती करने की जो व्यवस्था में जो हमारे यहाँ जो प्रोग्राम चलता है भारतीय जनता पार्टी में, सारे बच्चों को मतलब जब एडमिशन फर्स्ट टाइम लेते हैं, उसका एक प्रोग्राम नरेंद्र मोदी के समय से चलता है। तो उस प्रोग्राम में मैं जाता हूँ तो मैं कॉर्पोरेशन की स्कूल में जाकर ये कहता हूँ कि आपने देखा होगा कि वहाँ का एक जो टीचर है उसकी ₹1,00,000 से ज्यादा पगार है। अब प्राइवेट स्कूल में देख लो तो उसका 7,000, 8,000 या 12,000 में वो नौकरी करता है। तो ₹1,00,000 में और सारी जितनी भी व्यवस्था है, वो पीटीसी किया होगा, वो बीए बीएड किया होगा, शिक्षित व्यक्ति इन बच्चों को पढ़ाता है। तो आज लोगों को ये समझ आई। और शिक्षा की क्लास आप देख लो, कंप्यूटर क्लास, आपको पहले आपने देखा होगा कि ब्लैक बोर्ड यानी ब्लैक हो वो ब्लैक बोर्ड, आज एक अलग तरह का ब्लैक बोर्ड आपको देखने मिलेगा। तो शिक्षा में भी बड़ा परिवर्तन किया है। और इस देश में आपने देखा होगा पहले आईपीएस गुजरात से कम हुआ करते थे, आज आईपीएस भी गुजरात से बन रहे हैं। ये हमारी शिक्षा नीति है। हमारे भूपेंद्र भाई पटेल और नरेंद्र मोदी के शासन में इस शिक्षा नीति को हमने बहुत आगे बढ़ाया है। और शिक्षा पे विशेष जोर कर, चाहे खेल कूद हो या शिक्षा, हर क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के इस नरेंद्र मोदी के केंद्र के और 30 साल के इस राज्य के भूपेंद्र पटेल जी के शासन में बहुत विकास किया है। और शिक्षा के साथ साथ हम हर परिस्थितियों में आगे बढ़ने की रणनीति के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और बापूनगर में शिक्षा के मामले में आपको कहूंगा कि बहुत अच्छी परिस्थिति है। आज हर गरीब बच्चा अच्छे से शिक्षा प्राप्त कर रहा है और स्मार्ट स्कूल में पढ़ने के लिए जा रहा है और बच्चे बहुत अच्छे से पढ़ाई कर आगे बढ़ रहे हैं। दिनेश जी, आने वाले 5 सालों में बापूनगर को किस रूप में देखना चाहते हैं? आपका क्या विजन है? क्या लगता है कि आने वाले 5 सालों में बापूनगर कहाँ पे होगा? मैं हमेशा से हमारे वैश्विक नेता नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, आपने देखा होगा ये लोग जब भारतीय जनता पार्टी की शुरुआत हुई तो अहमदाबाद कॉर्पोरेशन में, सबसे पहली कॉर्पोरेशन में नरेंद्र मोदी जी का बड़ा योगदान था। कश्मीर में आपने देखा होगा जब झंडा लेकर जाना और कश्मीर में झंडा लगाना तिरंगा, उसमें भी नरेंद्र मोदी का योगदान था। और अयोध्या से ये यात्रा निकली और ये यात्रा अब गुजरात तक लेके आने में जो यात्रा का रूट था अडवाणी जी के साथ, वहां भी नरेंद्र मोदी का योगदान। तो ऐसे कई कार्य जिस व्यक्ति ने किए हैं, तो मेरा सपना हमेशा बड़ा रहता है। हमारे नरेंद्र मोदी जी हमेशा लोगों को कहते हैं कि सपने हमेशा आंख खोलकर और बड़े सपने देखो। मैं भी ये सपना देखता हूं कि मेरे इस विस्तार के जो लोग 40 और ज्यादा, मैं ये आपको बात एक मुकेश जी और बताना चाहूंगा कि बापूनगर एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी है जहां पूरे अहमदाबाद शहर में सबसे ज्यादा यदि 40 जो यदि किसी क्षेत्र में है तो मेरे विधानसभा क्षेत्र में है। लेकिन मैं आपको बताऊं, इतने संगठित किसी सोसाइटी में यदि कहीं कुछ हो गया तो उसके पड़ोसी को पता नहीं चलता है कि इसके घर में कोई घटना घट गई। पर हमारे यहाँ इस चाल में आप एक अलग ही मतलब कल्चर देखोगे कि वहाँ कोई भी व्यक्ति की कोई घटना हुई तो यदि किसी के यहाँ शादी है तो पूरे 40 में शादी हो, इस तरह का माहौल होता है। और इस विकास को हम लोग बहुत आगे ले जा रहे हैं। आपने देखा होगा कि पहले लोग कीचड़ में चला करते थे, आज पत्थर पेविंग का काम है, पेवर ब्लॉक डाले गए हैं हर चाली में, हर तरह की सुविधा, नल से जल की सुविधा है। अरे ऐसे सारे, आप एक बात आपको और शेयर करूंगा आरोग्य से लेकर है कि आज विश्व में सबसे बड़ी आयुष्मान योजना जो है वो भारत में नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च की हुई है। और आयुष्मान योजना हो या विधवा सहायता, ऐसे कई कार्य को कर भारतीय जनता पार्टी ने नीचे तक ये विकास की गाथा को पहुंचाया है। आप यदि जिस जगह हम ब्रॉडकास्टिंग के लिए यहाँ बैठे हैं, यहाँ आगे एक नाला बहा करता था, इस नाले को गंदी नाले, और यहाँ के आजू बाजू के लोग हैं वो, इनकी प्रॉपर्टी के कोई रेट नहीं थे मुकेश जी, इनको कोई पूछने वाला नहीं था। आप जिस तरह अपने यहाँ अभी गाड़ी से उतर कर यहाँ चले आए, ऐसे चल के आना मुश्किल था। तो आज इस विकास की ये देन है कि हम इस नाले को कवर कर यहाँ रोड बनाया गया है लोगों को अच्छे से चलने की, और लोग उसका अच्छे से उपयोग कर रहे हैं। और बहुत बढ़िया नजारा आपके सामने है। वो नाला नीचे है, नाला कहीं गया नहीं है,
जो नहाने की व्यवस्था तो है ही, ऐसे ही आपने देखा होगा कि आप शास्त्री स्टेडियम देख लीजिए। शास्त्री स्टेडियम में जो बनाया गया तालाब, क्योंकि जल स्तर है वो भी एक बड़ी समस्या है, तो तालाब बनाया गया है, तालाब के बाजू में एसटीपी प्लांट बनाया गया है और है टाकी है, ऐसे हर घर जल की जो सुविधा है, ऐसे कई विकास के कार्य। आपको मैंने अभी जल भराव वाली बात की, ऐसे कई विकास के कार्य जो बापूनगर विधानसभा में अविरत चालू हैं और विकास की गाथा कभी भी रुकती नहीं है, विकास की गाथा हमेशा चलती रहती है। बापूनगर सर्वश्रेष्ठ बापूनगर बने और पूरे, मैं तो ऐसा व्यक्ति हूं कि मैं ऐसा चाहता हूं कि बापूनगर में ऐसी व्यवस्था हो कि पूरी दुनिया देखे। मैं ऐसे विचारों के साथ जीता हूं और मेरी जनता मुझे समर्थन करती है। मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूं, मैं बापूनगर को एक अलग बापूनगर बनाने के लिए आगे बढ़ चुका हूं और जनता का मेरे साथ विश्वास है। मैं, हमारे सब नवनियुक्त पार्षद और सारे लोग इस व्यवस्था में जुड़े हुए हैं और हम लोग विकास के कार्य को कहीं रुकावट ना आए और विकास की गाथा निरंतर चलती रहे। आपको एक बात और साझा करूंगा, पूरे आज ऑक्सीजन पार्क की बात होती है, मैं गर्व के साथ कहता हूं कि पहला ऑक्सीजन पार्क वो बापूनगर विधानसभा में बना है। आप उसको सर्च कर लीजिए, आजकल तो ऐसा जमाना है कि मैंने कहा और तुरंत आप उसको वेरीफाई कर सकते हो। 2010-11 में जब ऑक्सीजन पार्क के बारे में कोई सोचता नहीं था, तब पहला ऑक्सीजन पार्क वल्लभ भाई पटेल यहाँ रखियाल कॉन्स्टिट्यूंसी कहलाई थी, तब ऑक्सीजन पार्क की रचना और बापूनगर विधानसभा में हुई। ऐसे अनेक विकास के कार्य, और आज एक सबसे बड़ा यदि कोई हॉल है तो ये अंबालाल पार्टी प्लॉट, वो मेरे बापूनगर विधानसभा में। ऐसे कई कार्य विकास के आज यहाँ चालू है। आप स्विमिंग पूल की बात करो या जिम्नेशियम की बात करो, हर सुविधा आपको बापूनगर कॉन्स्टिट्यूंसी में मिल जाएगी। अम्बेडकर हॉल बहुत बढ़िया बनने जा रहा है। ऐसे सारे कार्य विकास के चालू हैं और विकास की गाथा कहीं रुकने वाली नहीं है, अविरत ये चलने वाली है और ये चलती रहेगी और एक बापूनगर, एक नया बापूनगर बनके और लोगों के सामने खड़ा होगा। दिनेश जी, आज अगर हम देखें प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की कौन सी ऐसी योजनाएं हैं जिनका लाभ बापूनगर क्षेत्र के लोगों को मिल रहा है, कौन सी आपको सेवाएं उनकी सबसे सर्वाधिक प्रिय है? मैंने आपको कई सेवा के बारे में तो बता दिया, फिर भी मैं आपको बताऊं कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा नीचे से नीचे व्यक्ति के पास कैसे ये सुविधाएं पहुंचे। आप आरोग्य की बात करो या हर चीज की, अभी हमारे यहाँ आपने देखा होगा कि लोग व्रत हो जाते तो किसी के घुटने में दर्द है, किसी के कमर में दर्द है, तो ऐसी भी एक वयोवृद्ध योजना है जिसमें सारी चीजें उनको प्रोवाइड की जाती है, ऐसी योजना है। उसके बाद में आप आयुष्मान कार्ड की बात करो, वृद्धशाही की बात करो, ऐसे कई योजनाएं। जैसे कि आपने देखा होगा कि आरोग्य की सुविधा में इतना बड़ा कदम नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद उठा है, और आप नल से जल की योजना, ऐसे कई योजना का कार्य निरंतर आप इसमें आपने देखा होगा कि भाई एक हम लोग स्वदेशी की बात करते हैं, हम लोग हर घर स्वदेशी की बात को ले जाकर देश की कैसे इकोनॉमी को आगे ले जाया जाए उसकी दिशा में आगे बढ़ा रहे हैं। आपने देखा होगा पहले इलेक्ट्रिक गाड़ियां इतनी थी, अभी इलेक्ट्रिक गाड़ियां काफी आपको नजर में आती है, इससे देश का ईंधन बच रहा है। ऐसे विकास के कार्यों में कहीं पे भी जो भी व्यवस्था है उसको आगे करने का कार्य नरेंद्र मोदी और भूपेंद्र भाई की जो राज्य सरकार है, दोनों के तालमेल से बहुत अच्छे से पूरे देश में नर्मदा योजना है, वो विकास का हमारा गुजरात भूपेंद्र भाई पटेल की सरकार का सबसे बड़ा कार्य कि नर्मदा योजना में हमेशा 365 दिन 12 महीना लोगों को किसानों को जल मिले, उसकी योजना का बहुत अच्छा आयोजन किया गया है। ऐसी कई योजनाएं जो व्यवस्था में आपने देखा होगा कि भाई आप आयुष्मान कार्ड के बारे में यदि किसी से बात करो और सारी व्यवस्था को कैसे, जैसे अभी नवयुवान जो लोग हैं उनको कैसे आगे ले जाना, उसके लिए भी अलग अलग योजनाओं का आयोजन करके, मैं आपको योजना गिनाऊं तो कितनी सारी योजना है जिसके नाम गिनते गिनते हमारा समय काफी हो जाएगा, लेकिन योजनाओं में कोई कमी न रखकर कैसे लोगों को आगे ले जाना। किसी लोगों को गणवेश देने की योजना हो तो लोगों को, यदि बच्चा पेट में जन्म ले, माता के पेट में आए, तब से भारतीय जनता पार्टी उसको योजना देना स्टार्ट कर देती है कि उसके माता के पेट में यदि गर्भ हो तब से उसको सारी सुविधाओं को देना और उसको आगे ले जाना। ऐसे अनेक विध योजनाओं के काम भारतीय जनता पार्टी के शासन में हो रहे हैं और उसको निरंतर आगे बढ़ाना है और इस देश में 2047 का विकसित भारत बनाने के लिए इस विकास गाथा को नरेंद्र मोदी जी और भूपेंद्र जी की सरकार आगे ले जाएगी। उसमें मैं एक पैदल हूं, मैं भी इसमें सहयोगी रहूंगा और मैं इस विकास को आगे ले जाने के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहूंगा। दिनेश जी, आज का युवा हम देख रहे हैं कहीं ना कहीं राजनीति से दूरी बना रहा है, तो उन युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे और
किस तरीके से वो राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दें, ताकि क्योंकि आज हमको पता है कि जितना युवा राजनीति के क्षेत्र में कदम से कदम मिलाकर चलेगा तो आने वाले समय में अपने जो विकासशील भारत की जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सपना देखा है 2047 का, तो उसमें आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे कि वो किस तरीके से राष्ट्र निर्माण में अपना सहयोग करें? मैं आपको मुकेश जी बता दूं, इस बार जब हमारी पार्टी है, संगठन सर्वोपरि, संगठन के साथ में इलेक्शन लड़ने वाली पार्टी है। हमारे यहाँ संगठन सर्वोपरि होता है, संगठन ही इलेक्टेड व्यक्ति को इलेक्शन लड़ाती है। जो कैंडिडेट होता है वो एक चेहरा होता है, उसको इलेक्शन लड़ाने का काम संगठन। आप यदि देखो तो सबसे कम उम्र का नितिन नवीन जी, उनको हमने आज राष्ट्रीय प्रमुख बनाया है। और एक क्राइटेरिया था 45 के से 50 साल तक का व्यक्ति ही हर वार्ड का प्रमुख बन सकता है। ऐसा क्राइटेरिया के साथ में युवाओं को जोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी की सिस्टम में है, आ चुका है। आपने आज यहाँ देखा होगा कि जितने प्रधान जो बने हैं नए, जो कैबिनेट बना है, उसमें भी सारे युवाओं को लिया गया है। ऐसे सारे युवाओं को आप यदि जितने भी मुख्यमंत्री देख लो, सारे युवा हैं। तो ऐसे भारतीय जनता पार्टी युवाओं को साथ में लेकर चलना, और युवाओं को साथ में लेना इसलिए जरूरी है कि इस राष्ट्र को यदि पूरे विश्व में सबसे ज्यादा यदि कोई युवान है तो मेरे भारत के पास। यदि हम भारत में इस व्यवस्था को, युवाओं को हमारे साथ नहीं जोड़ेंगे और युवाओं को आगे ले जाने की बात के साथ यदि हम काम नहीं करेंगे तो इस देश को एक जो 2047 का विकसित भारत बनाना है उससे हम चूक हो जाएंगे। लेकिन आपने देखा होगा कि आज लोग कुछ बोल रहे हैं कि जैन जी है, वो एक अलग विचारधारा के साथ में काम करने वाला व्यक्ति है। उनका काम करने का, युवाओं का, हमेशा भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब भी बात करते हैं तो युवाओं की बात करते हैं। तो ये भी एक व्यवस्था है कि युवाओं को कैसे जोड़ा जाए, कैसे आगे ले जाया जाए। उस दिशा में मैंने भी आपको कई बातें शेयर की। ये सारा काम हम कर चुके हैं। हम सब युवाओं को प्रमुख के पोस्ट पे, राष्ट्रीय प्रमुख हो, यदि ऐसे सभी लोगों को, आज आप हमारे यहाँ बात कर लो तो प्रदेश प्रमुख है जगदीश पंचाल जी, वो भी युवा हैं। पैंट शर्ट में आपको कहीं भी मतलब व्यवस्था में दिख जाएंगे। तो हमने एक नया कल्चर को अडॉप्ट किया है और युवाओं को अपने साथ जोड़ने का और युवाओं में जागृति लाने का, और हर जगह हम उनको साथ में लेकर चलते हैं। और व्यवस्था को युवान, जब इस देश में युवा जब आगे बढ़ेगा तो ये देश जो हमने जो सपना देखा है 2047 में विकसित भारत का, उससे पहले ये देश विकसित हो जाएगा और युवाओं के दम पर होगा। और युवान इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। मैं युवाओं से ये अपील करूंगा कि आप ये सकारात्मक सोच के साथ में इस व्यवस्था में जुड़ें और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ें। इसमें ईमानदारी और सकारात्मक सोच ये बहुत जरूरी है, और ये युवा ये सारी चीजें उसमें उपलब्ध है। तो मैं सभी युवाओं को कहूंगा कि यदि आप अच्छे व्यक्ति इस राजनीति फील्ड से यदि नहीं जुड़ेंगे तो इस फील्ड कैसे आगे जाएगा। यदि आपको किसी चीज को सुधारना है तो आपको उसमें जरूर इन्वॉल्व होना चाहिए। मैं इस व्यवस्था में इसीलिए जुड़ा हूँ कि मुझे भी किसी ने कहा गया कि राजनीति अच्छी चीज नहीं है, गंदे लोग हैं, गंदी व्यवस्था है। तो गंदे लोग हैं तो गंदगी दूर कौन करेगा, तो ये युवान करेंगे। और मैं उनसे ये अपील करता हूं कि आप सभी इस व्यवस्था में जुड़ें और इस व्यवस्था को सफाई कर आज इस देश में जो राजनीति के बारे में लोगों के में गलत मानसिकता है उसको दूर करने के लिए जब तक आप इसमें शामिल नहीं होगे तब तक इस व्यवस्था को बदल नहीं सकते हो। तो आपको मैं ये अपील करता हूँ सभी युवाओं को कि आप एक अच्छे विचार, सकारात्मक सोच के साथ राजनीति से जुड़ें और इस देश को बदलने में अपना सहयोग दें। यही मैं युवाओं को संदेश दूंगा कि आप सभी सकारात्मक सोच के साथ अवश्य इस व्यवस्था में जुड़ें। दिनेश जी, आज हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया का दौर है, तो सोशल मीडिया कितना प्रभावशाली है आज जनता और जनप्रतिनिधि के बीच में संवाद को लेकर, उसको आप कितना इफेक्टिव मानते हैं कि आज की जो कार्य प्रणाली है उसमें सोशल मीडिया का कितना रोल आप? मैं आपको ये अवश्य कहूँगा, सोशल मीडिया को यदि किसी ने ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दिया है तो वैश्विक नेता नरेंद्र मोदी जी। आपने देखा होगा हर महीने के अंत में मन की बात करना सोशल मीडिया का ही एक व्यवस्था है, इसके साथ लोगों को जुड़ना। आज आपने देखा होगा जंतर मंतर में सारी व्यवस्था में युवान जो उस आंदोलन को कर रहे थे, उन युवाओं को संदेश देने के लिए बार बार नरेंद्र मोदी जी सोशल मीडिया से जुड़े, रात को 11 बजे जुड़े, रात को 12 बजे जुड़े और लोगों तक संदेश पहुंचाया। लोगों तक त्वरित संदेश पहुंचाने का यदि कोई जरिया है तो सोशल मीडिया है, और सोशल मीडिया को विशेष
उन्होंने तवज्जो देकर गुजरात में जब वो मुख्यमंत्री के रूप में काम करते थे तब भी वो सोशल मीडिया के साथ में जुड़े और सोशल मीडिया को आगे बढ़ाने का कार्य सबसे ज़्यादा यदि किसी नेता ने किया है उस व्यक्ति का नाम नरेंद्र मोदी है। और मैं उनके विचारों से और उनके काम करने के तरीकों से प्रभावित हूँ। तो मैं आपको अवश्य कहूँगा सोशल मीडिया बहुत ज़रूरी है, जिससे जन जन तक हमारी बात हम कहीं भी बैठकर, जैसे कि आज मैं आपको बताऊं कि आज हम लोग ये पॉडकास्टिंग कर रहे हैं, तो ये हमारी जो बातें इस चार दीवारी के बीच है, ये लोग तक कहाँ तक कैसे पहुंचेगी? ये सोशल मीडिया के द्वारा ही पहुंचेगी। तो सोशल मीडिया एक बहुत अलग तरह का एक स्टेज है, जिसका यदि आप सकारात्मक उपयोग कर आगे बढ़ोगे तो ये लोग जनप्रतिनिधि के रूप को तो विशेष इस व्यवस्था को जोड़ना चाहिए। आज एआई के जमाने में, आज ऐसी अच्छी टेक्नोलॉजी के जमाने में सोशल मीडिया का अच्छे से जो उपयोग करता है उसको अवश्य बेनिफिट होता है। तो मैं सभी लोगों को कहूंगा कि आप सोशल मीडिया से जुड़ें और उसका सिर्फ लाइक और कमेंट की जगह उसका एक सकारात्मक उपयोग करके एक अलग व्यवस्था को बनाएं और अपनी बातें लोगों तक रखें। और उस प्लेटफॉर्म के लिए सोशल मीडिया सबसे सर्वश्रेष्ठ है। दिनेश जी, राजनीति की इतनी व्यस्तता के बीच में आप परिवार और व्यक्तिगत समय कैसे निकालते हैं? वो आपके लिए आप ये बात मैं आपको बता दूं कि परिवार जो है वो हमारी ताकत होता है। मेरा परिवार भारतीय जनता पार्टी, उसके कार्यकर्ता और जनप्रतिनिधि, मैं बापू नगर मेरा परिवार है और मेरा परिवार के सारे सदस्य उसमें मेरी ताकत देते हैं। मेरे परिवार के सारे सदस्य उसमें जुड़ते हैं, चाहे वो मेरा बड़ा भाई हो, चाहे मेरी पत्नी हो, चाहे मेरे बच्चे हो, चाहे मेरे भाई हो, तो सब इसी कार्य के लिए हमें सहयोग करते हैं। तो परिवार के साथ इसमें यदि आप इस व्यवस्था में जो जनता जनार्दन है वही मेरा परिवार है, ऐसा समझकर इस कार्य को और इस जनप्रतिनिधि के रूप में यदि आप काम करते हो तो आपको तो उसमें कोई सोचने की जगह नहीं रह जाती। जो भी लोग हमसे मिलते हैं वो सब हमारे परिवार के सदस्य हैं, ऐसा मानकर मैं मेरा जीवन जीता हूं। कहीं ना कहीं आपकी जो निजी जिंदगी है उसमें आपकी जो वाइफ, आपके जो हमसफर हैं, आपके जो बच्चे हैं, आपके भाई हैं, कभी वो शिकायत नहीं करते कि भाई आप हमारे लिए समय नहीं निकालते हैं? एक जनप्रतिनिधि को जो प्रजा होती है वही उसका परिवार होता है, ऐसा मैं मानने वाला व्यक्ति हूँ। और उसमें मेरी बीवी मुझे उसमें बहुत सहयोग करती है, मैं उसका आभारी हूँ, मेरे परिवार का आभारी हूँ जो मुझे ये शक्ति देते हैं और मुझे ये काम करने की प्रेरणा देते हैं, क्योंकि उन्हीं की प्रेरणा से मैं इस कार्य को कर पा रहा हूँ और मैं लोगों का जन जन तक समर्थन मिले और जन जन तक मैं सेवा कर सकूँ। मुझे सबसे ज्यादा यदि मुकेश जी कहीं आनंद आता है तो किसी व्यक्ति को मैं मदद करता हूँ और वो जो खुशी व्यक्त करता है उसका मेरे जीवन में बड़ा आनंद है। वही मेरा जीवन का ध्येय है कि मैं लोगों के काम आ सकूं। और ये जो बापूनगर और पूरे लोग जो हैं हमारे, वो सभी मेरे परिवार के सदस्य। मेरा परिवार तो मेरा परिवार है ही, बाकी जनता जो है बापूनगर की वो मेरा परिवार है। दिनेश जी, आपके हिसाब से एक सफल जनप्रतिनिधि के अंदर क्या क्या गुण होने चाहिए? सफल जनप्रतिनिधि में धैर्य होना चाहिए, ईमानदारी होनी चाहिए, कर्तव्य निष्ठा होनी चाहिए और एक अच्छे से काम कर और जो काम हम लोग करें, ये जनप्रतिनिधि का नहीं, हम जीवन में जो भी काम करें उसमें हमें 100% देना चाहिए और एक सकारात्मक सोच के साथ हमें कार्य करना चाहिए। धैर्य वो काम करने से, मैं आपको ये बात अवश्य बताऊंगा कि मैं जब दूसरे सारे काम किया करता था तो कभी गुस्सा हो जाया करता था, कभी कुछ हो जाया करता था। आज मैं जनप्रतिनिधि की नाते आपने देखा होगा वो सारे स्वभाव मैंने अपने आप में चेंज लाया हूँ और मैं उसके साथ में और ईमानदारी से और एक व्यवस्था को किस तरह अच्छे से ले जाना और हमें जो जवाबदारी दी गई उसको 100% निभाने का काम उस जनप्रतिनिधि का है। और हर व्यक्ति के सुख में दुख में हमें खड़ा रहना चाहिए और उसको अच्छे से निभाव करना चाहिए। यदि कोई फेस्टिवल है तो फेस्टिवल में भी जनप्रतिनिधि को उसके साथ रहकर उस फेस्टिवल को मनाया जाए और ईमानदारी और सकारात्मक सोच ये उसकी और धैर्य, ये तीनों चीज यदि वो साथ में लेकर जनप्रतिनिधि चलता है तो ये 3 गुण तो अवश्य होने चाहिए। उसमें धैर्य होना चाहिए, सकारात्मक सोच होनी चाहिए और ईमानदारी से अपना वो कार्य करें। बहुत बढ़िया। दिनेश जी, आज आपकी लाइफ में कौन सा ऐसा समय था जब राजनीति के क्षेत्र में आने के बाद आपके लाइफ में जो संघर्ष का जो क्षेत्र रहा, तो उस चीज का कुछ थोड़ा सा आप ब्रीफ करना चाहेंगे कि जो कहीं ना कहीं आपकी जिंदगी में, निजी जिंदगी में या राजनीति की जिंदगी में एक संघर्ष का दौर रहा, उस संघर्ष के बारे में? और जीवन एक संघर्ष है। संघर्ष एक ऐसी चीज है, यदि संघर्ष नहीं रहा तो आदमी का जीवन समाप्त हो गया, ऐसा मैं मानता हूँ। संघर्ष जरूरी है। जीवन के हर समय में सुख और दुख ये 2
पासे हैं जो जीवन में हमेशा हर किसी के जीवन में आते हैं। बिल्कुल। तो संघर्ष जो है, संघर्ष से ही तुमको सिद्धि प्राप्त होती है। यदि आपको किसी सिद्धि प्राप्त करनी है तो आपको संघर्ष जरूरी है। मुझे अच्छे से पता है कि जब मैं इस व्यवस्था में जुड़ा तो मैंने राजकीय जीवन में भी कई व्यवस्था में संघर्ष किए, प्रयत्न किए, आज सफलता मेरे हाथों लगी है। ऐसे ही जीवन में यदि आप जीवन करते, मैं जब बिजनेस करता था तो बिजनेस में भी यदि आप किसी चीज की शुरुआत करते हो तो शुरुआत जो है वो संघर्ष से ही होती है। संघर्ष करते करते आदमी आगे बढ़ता है। कई लोग ऐसा बोलते हैं कि ये आदमी तो कल तक मेरे साथ था, आज यहाँ पहुंच गया है, तो वो उसका संघर्ष बताता है कि उसने संघर्ष किया इसलिए वो वहां पहुंच गया। नरेंद्र मोदी जी जो जीवन में कभी रेलवे स्टेशन पे अपनी व्यवस्था में चाय बेचने वाले की छाप थी, आज उन्होंने भी संघर्ष किया और संघर्ष करने के बाद में गुजरात के मुख्यमंत्री बने। एक नया विजन लेकर उन्होंने सबसे पहले डिक्लेयर किया कि मैं पीएम बनने जा रहा हूँ। मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने ये नक्की किया कि मैं देश का प्रधानमंत्री बनना चाहता हूँ। तो अपने विचारों को रद्द करके संघर्ष को एक, और उसमें एक सीमा होनी चाहिए और हमें वो संघर्ष में जीवन में ये नक्की करना चाहिए मुझे यहाँ तक पहुंचना है। संघर्ष जो है वो किसी एक टारगेट के बिना संघर्ष नहीं होना चाहिए। संघर्ष के लिए एक टारगेट होना चाहिए। उस टारगेट को लेकर यदि आदमी संघर्ष करता है तो अवश्य उसको सफलता मिलती है। और सकारात्मक सोच से कभी भी ना डर कर और निरंतर संघर्ष करने से जीवन में हमेशा सफलता मिलती है। दिनेश जी, बापूनगर की जनता और विशेष तौर से युवाओं के लिए क्या प्रेरणादायक संदेश देना चाहेंगे आप? मैंने अभी आपको कुछ ही देर पहले बताया कि युवा हमारी पूरे विश्व में, भारत में सबसे ज्यादा है। मेरे बापूनगर में भी युवा खूब अच्छे से हैं। तो मैंने इस व्यवस्था को ये अभी आपसे थोड़ी देर पहले ही साझा किया कि हमें एक सकारात्मक सोच के साथ में सभी युवाओं को इस देश को एक राष्ट्र को समर्पित होने के लिए, राष्ट्र के समर्पित होने की भावना के साथ आगे बढ़ना चाहिए। इस देश को आगे ले जाने के लिए सारे युवाओं को इसके साथ में जुड़ना चाहिए। मैंने आपको बताया कि इस व्यवस्था में युवा जब इस व्यवस्था में जुड़ेगा, भारतीय जनता पार्टी ने उसकी पहल कर दी है कि राष्ट्रीय प्रमुख और बोर्ड के प्रमुख सभी युवाओं को रखा गया है। तो युवाओं को जोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी बखूबी कर रही है। और मैं युवाओं को संदेश देना चाहता हूँ कि आप निकल कर इस राजनीति से जुड़ें। यदि आपको कोई चीज यदि गलत लगती है तो उससे जुड़ना चाहिए और उसको बदलना चाहिए। मैं इस सोच के साथ युवाओं को इस व्यवस्था में जुड़ना और इस देश को आगे ले जाने के लिए मैं आह्वान करता हूं कि आप सभी भी युवा जब इस देश को बदलने के लिए आगे जुड़ेंगे तो इस जैसे लोगों को यहाँ से अमेरिका जाना पड़ता है, किसी 2 नंबर में जाना पड़ता है, तो मेरा देश ही विदेश बने, इस दिशा में युवा काम करें और इस देश को नया भारत बनाने के लिए कटिबद्ध होकर आगे बढ़े। ऐसी मैं युवाओं से अपील करता हूँ। दिनेश जी, आपके जीवन का कोई एक ऐसा संघर्ष जिसने आपकी जिंदगी को, आपके व्यक्तित्व को पूरा बदल दिया हो, या आपको कहीं एक ऐसा क्षण जो आप हमारे दर्शकों के बीच साझा करना चाहें जिसने आपकी जिंदगी में परिवर्तन लाया हो? जीवन की जो ये यात्रा है, आपने देखा होगा कि जीवन में हर रोज व्यक्ति अपने घर दीपक जलाकर निकलता है। दीपक में जब तक तेल घी जब तक होता है तब तक वो दिया जलता है, तो वो जीवन समाप्त हो जाता है, तो दिया बुझ जाता है। जीवन भी उसी तरह है। जीवन में आप अपना जीवन जीते हो तो तुम्हारे जो सत्कर्म है, कर्मों के अधीन ये जीवन चलता है। तो जीवन में यदि कोई ऐसी कठिनाई आई, कुछ व्यवस्था आई, तो उसको एक भाग, यदि आप मुझसे मिले हैं, आप यहाँ मिले हैं, तो ये सारा जीवन का एक सहयोग है। आदमी किसी से मिल रहा है, कुछ कर रहा है। मेरे जीवन में भी, मैं जब जीवन में संघर्ष के समय था तो कई बार ऐसा होता है कि गलती कोई और करता है और उसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ता है, क्योंकि हम उस व्यवस्था के साथ जुड़े हुए हैं। तो व्यवस्था के साथ जुड़े हुए हैं तो उसकी परेशानी भी हमारी परेशानी। मैं जीवन में जब व्यापार कर रहा था तो मैं व्यापार में अमूल से जुड़ा हुआ था। मैंने कई दूध की एजेंसी में काफ़ी एजेंसियां चलाई, 5-7 एजेंसी, सुमन, महेश सेल्स, षष्ठी सेल्स, राकेश सेल्स, ऐसे कई मैंने अपने व्यवस्था में अपने जीवन में काम किया है। सुमन जनरल स्टोर के नाम से रखियाल पर एक संस्था चलाता था। तो ऐसी कई व्यवस्था में हमने संघर्ष कर उसे डेवलप किया। तो किसी लोगों की परेशानी की वजह से किसी ने गलत किया, उसका खामियाजा हमने भुगता। और 2002 में एक ऐसी घटना घटी कि जिससे सारा बिजनेस और सारे व्यवस्था को मतलब ले डूबा। और उसके बाद में जीवन में कई बार ऐसा नहीं होता है कि हमने गलती की तभी हमें सजा मिले।
कई बार ऐसा भी जीवन में होता है कि आप किसी व्यवस्था के साथ जुड़े हुए हो और उस व्यवस्था में किसी ने गलती की तो उसका भी खामियाजा आपको भुगतना पड़ता है। आज आपने देखा होगा नरेंद्र मोदी जी इस जीवन में कई संघर्षों के बाद आज हिमाचल के प्रभारी के रूप में, ऐसे कर्णावती महानगर में कॉरपोरेशन की, तो कई संघर्ष के बाद जीवन में उसको अपनी एक जगह मिलती है। जीवन संघर्षों के साथ जुड़ा हुआ जीवन रहता है, तो जीवन में परेशानियां आना वो एक उसका पार्ट है, लेकिन उस परेशानी से बिना विचलित हुए और संवेदनशील से अपने उस काम को यदि अच्छे से करते हैं तो मैं ये बात अवश्य कहूँगा कि जीवन के कई बार ऐसे समय आता है जिसमें हमें बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है, और उसमें यदि हमारा परिवार और हमारे लोग जब हमारे साथ होते हैं, मुझे अच्छे से पता है जब 2002 की ये घटना थी, मेरे पिता तुल्य बड़े भाई महेश भाई कुशवाहा, उन्होंने मुझे कहा कि आपके ये परेशानी जरूर आई है, जीवन में परेशानी आना एक घटना है, लेकिन तू बिल्कुल इस विषय को लेकर चिंता नहीं कर। और हमेशा से मेरे जीवन में यदि मैं ऐसा कहूँ कि मुझे जीवन में पिता की जगह यदि कोई व्यक्ति मिला है तो मेरा बड़ा भाई महेश कुशवाहा, जिसने मुझे जीवन में हमेशा हर पल मुझे मदद की, मुझे हौसला दिया। मैं आज राजनीति में भी हूँ तो मैं आपको ये अवश्य कहूँगा कि ये व्यवस्था, मैं राजनीति में हूँ तो उन्हीं की वजह से मैं आज राजनीति कर रहा हूँ। उन्होंने मुझे ये जनप्रतिनिधि का एक व्यवस्था में मुझे जोड़ा है और उन्होंने ही कहा है कि भाई ये व्यवस्था में हमें लोगों की सेवा करनी चाहिए, यदि कुदरत ने हमें कहीं कुछ दिया है तो हमें उसे लौटाना चाहिए। तो जीवन एक व्यवस्था में परेशानियां आना, लेकिन परेशानी में कई लोग, हमारा परिवार हमारे साथ खड़ा हो, हमारी व्यवस्था हमारे साथ खड़ी हो। ऐसे ही आज बापूनगर मेरा परिवार बन चुका है। हमारी हर परेशानी में मेरी ये बापूनगर की प्रजा सच्चाई और ईमानदारी के साथ खड़ी रहकर अपने जनप्रतिनिधि को साथ देती है। तो जीवन में हमेशा किसी भी चीज़ के लिए जीवन के कई ऐसी घटनाएं घटती हैं तो जिस घटनाओं को हमें झंझोड़ कर रख देती हैं, लेकिन यदि हम धैर्य रखें और ईमानदारी से अच्छे कर्म करते जाएं और उस व्यवस्था में आगे बढ़ते जाएं तो उस परेशानी से हमें अवश्य प्रेरणा के साथ और आगे बढ़ने का मौका मिलता है। मेरे जीवन में भी ऐसे कई घटनाएं घटी हैं जिससे मैं परेशान हुआ हूँ। मेरे जीवन में एक बार ऐसा भी घटना घटी है कि मेरे जीवन को झंझोड़ के जिसने रख दिया था, आज मैं उससे बाहर निकला हूँ और फिर से एक नया जीवन जी रहा हूँ। तो जीवन में ऐसी घटनाएं आती हैं तो हमें सबको उससे सबक लेकर उसकी व्यवस्था को समझकर आगे बढ़ना ही जीवन है और जीवन को निरंतर आगे बढ़ाना चाहिए। जीवन में ऐसी समस्याएं आती और जाती रहती हैं। बहुत बढ़िया दिनेश जी, आपकी बात बहुत अच्छी लगी जो आपने अपने बड़े भाई को अपने पिता तुल्य बताया और उनकी आप इतनी तारीफ कर रहे हैं। कहीं ना कहीं मैं इस चीज़ में अपने आप को भी भाग्यशाली समझता हूँ और कहीं ना कहीं मेरा भी जो जीवन है, मैं भी, दोनों मेरे जो बड़े भाई हैं वो भी मुझे पूरा अक्सर सपोर्ट करते हैं। तो ये चीज़ एक मानना और एक दर्शकों के बीच साझा करना एक बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि हर कोई आदमी जो है अपनी कहीं ना कहीं जो त्रुटि होती है उसका तो श्रेय किसी को दे देता है कि मैं इसकी वजह से हार गया, लेकिन अपने आप को बड़ा दिखाना कि उनकी वजह से मैं आज जहाँ पे जिस पद पे हूँ आज मैं पहुँचने की वजह उनका मार्गदर्शन और उनकी वजह से मैं हूँ कहीं ना कहीं। तो बहुत उम्दा विचार हैं आपके, बहुत बढ़िया विचार हैं आपके। अब हम दिनेश जी चाहेंगे कि एक रैपिड फायर क्वेश्चन जो हम एक शब्द में आपके उनके जवाब चाहेंगे कि एक शब्द में अगर आप खुद को परिभाषित कैसे करेंगे आप? मैं आम लोगों के बीच रहने वाला व्यक्ति हूँ और आम लोगों को जब चाहिए तब वो मुझसे संपर्क कर सकते हैं और मैं आम लोगों का व्यक्ति हूँ और आम व्यक्ति की तरह रहता हूँ। राजनीति या परिवार, किसे समय देना मुश्किल लगता है? आज के समय में तो परिवार को समय देना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि हमारी जवाबदारी जब बढ़ जाती है तो हमें लोगों के साथ रहना, ईमानदारी से उनकी सेवा करना, यही हमारा कर्तव्य बनता है। और मैं उस कर्तव्य को इस जनता के दम पर, इस जनता ने जो मुझे प्यार दिया है, मैं कैसे उसको ज़्यादा से ज़्यादा लौटा सकूं, इसी काम को मैं करता रहता हूं और इस काम को मैं निरंतर करता रहूंगा। इस जनता ने मुझे जो सेवा का मौका दिया है, मैं जनता का खूब खूब आभारी हूँ और यही परिवार मेरा परिवार है। बापूनगर विधानसभा को सर्वश्रेष्ठ विधानसभा बनाना, उसको आगे ले जाना, ये मेरा जीवन का लक्ष्य है। सुबह जल्दी उठना या देर तक रात काम करना? व्यवस्था में सुबह जल्दी उठना ये हमारी संस्कृति का एक भाग है कि हमें सुबह जल्द सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। हम चाहे कितने भी बजे, क्योंकि हम एक राजकीय क्षेत्र में हैं, कई बार हमें रात को 1 बज जाते हैं, कभी 12 बज जाते हैं, लेकिन उस समय को भी एडजस्ट कर आज नरेंद्र मोदी ने ये सीख दी है कि हम लोग
कम से कम समय सोने में बर्बाद करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच रहें। तो इसी तरह मैं भी सुबह जल्दी उठकर रात को लेट तक इस जनता की सेवा के लिए कार्यरत रहता हूँ और इसकी ताकत मुझे जनता से मिलती है। जनता की सबसे आम शिकायत क्या होती है जब आपसे मिलते हैं? जनता की शिकायत व्यक्ति के अपने उस पर रहती है। कोई सोसाइटी वाला है तो उसकी अलग शिकायत होगी, कोई चाल वाला है तो उसकी अलग शिकायत होगी, कोई ठेले वाला है उसकी अलग होगी, कोई मॉल वाला है तो उसकी अलग होगी। हर व्यक्ति के अपने उस पर निर्भर रहती है कि भाई किस तरह की। लेकिन शिकायत मैंने आपको बताया कि उनके परिवार की भी शिकायत वो एक जनप्रतिनिधि से करते हैं और मैं भी अपना 100% देकर उसका समझौता करना और उसको कैसे उसमें से उस परेशानी से बाहर निकलना, उसमें हमेशा कार्यरत रहता हूँ। उसके लिए मेरे सारे कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, मेरे सारे जनप्रतिनिधि, इलेक्टेड हुए कॉर्पोरेटर, सभी उसमें सहयोग करते हैं। संगठन के सभी व्यक्ति, दोनों वार्ड के मेरे प्रमुख और भारतीय जनता पार्टी की संगठन टीम, इस सब के लिए मुझे शक्ति देती है। और जनता इस व्यवस्था को मैं कैसे ज़्यादा से ज़्यादा जनता के साथ जुड़ूं और जनता की सेवा करूं, यही मेरा लक्ष्य है। आपका सबसे पसंदीदा गुजराती खाना? गुजराती में तो हर चीज डिश में तो गुजराती दाल भात जो है वो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। चाय या कॉफी? चाय कॉफी मैं ज्यादा पसंद नहीं करता, लेकिन गुजराती यदि कोई डिश है तो उसमें हम लोग खमण, ढोकला, ये सब चीज हमारी फेवरेट है, क्योंकि हम गुजरात में, हमारा जन्म हुआ है, गुजरात में बड़े हुए हैं, तो गुजराती डिश हमारे लिए बहुत सर्वोपरि है। एक ऐसी आदत जो आप बदलना चाहते हो? मैं एक ही आदत मेरी बदलना चाहता हूँ कि मैं इस व्यवस्था में मेरा जो गुस्सा है वो मेरा कम हो और मैं लोगों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ सकूं और गुस्सा मेरे जीवन में ना आए। बस यही मेरी आदत है जिसको मैं बदलना चाहता हूँ। तो मुझे कभी गुस्सा ना आए और मैं लोगों के हर बात को सकारात्मक लेकर मैं उसको आगे बढ़ने की प्रयत्न करता रहता हूँ और इसी तरह मैं प्रयत्न करता रहूँगा। विपक्ष का कोई एक नेता जिसकी आदत की आप तारीफ करते हो? विपक्ष में ऐसा होता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी और ये जो व्यवस्था है उसमें आपने देखा होगा विपक्ष को हम लोग सकारात्मक लेते हैं। विपक्ष की कोई भी बात होती है तो कई चीजें ऐसी होती है, यदि किसी ने आपको कहा है तो उसको सकारात्मक रूप से लेकर उसके अच्छे से अच्छा उसका निकाल करना, वही हमारी व्यवस्था रहती है। मैं आपको अच्छे से बताऊंगा कि लाल बहादुर शास्त्री जी जय जवान जय किसान का नारा देने वाले व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति भी कांग्रेस में थे, लेकिन आज इस व्यवस्था में आयरन लेडी के नाम पर इंदिरा गांधी का भी नाम लिया जाता है। ऐसे कई लोग थे हमारे देश के, ऐसे कई नेता थे जिन्होंने आज विपक्ष में रहकर भी बहुत अच्छा काम किया है। तो जीवन है और हम लोग सारी व्यवस्था को सीखकर इस देश को एक नया भारत बनाने की दिशा में भारतीय जनता पार्टी सनातन धर्म के साथ जुड़कर, संस्कृति के साथ जुड़कर, हमारे जो विचार थे, जूने विचारों को साथ में लेकर इस देश को आगे ले जाने के लिए आगे बढ़ रही है। पिछले 12 सालों में नरेंद्र मोदी की सरकार ने इस केंद्र में रहते हुए इस देश को बदलने का बहुत भगीरथ कार्य किया और इस भगीरथ कार्य से मैं आपको अवश्य कहता हूं कि देश फिर से सोने की चिड़िया कहलाएगा और 2047 से पहले भारत विकसित भारत बनकर नया उभर कर खड़ा होगा। एक ऐसा वादा जो आप हर हाल में पूरा करना चाहते हैं? वादे जो होते हैं वो हमेशा व्यवस्था में नए नए वादे पब्लिक की ओर से आते रहते हैं। मैं भगवान से ये प्रार्थना करता हूँ कि मुझे ऐसी शक्ति दे कि जो भी वादे इस प्रजा के मेरे पास तक आए उनको मैं पूरा कर सकूं, क्योंकि वादे हमेशा चेंज होते रहते हैं। आदमी की परिस्थिति में यदि उसको कोई चीज नहीं है और तुमने कर दी तो कल उठ के फिर दूसरे नई व्यवस्था में, क्योंकि विकास की गाथा है, ये तो बढ़ती रहती है, अविरत बढ़ती रहती है। तो जो भी प्रजा के वायदे होंगे उनको सबको मैं पूरी करूं, ऐसी भगवान से मैं प्रार्थना करता हूं मुझे शक्ति दे और मैं इन सारे वादों को मैं पूरा कर सकूं। मुख्यमंत्री से कोई एक चीज अगर आपको मांगनी हो तो आप क्या मांगेंगे? मैं मुख्यमंत्री से एक्चुअली में मैं दो चीजें हैं इस व्यवस्था में। एक, मुख्यमंत्री मेरे यहाँ विकास के अंदर एक रोजगार का एक बड़ा जो विक्रम मिल है उसमें एक रोजगार की कोई बड़ी व्यवस्था कर दें, क्योंकि हमारा ये मिल का क्षेत्र था, यहाँ रोजगारी के कोई बड़े अवसर साणंद है, अलग अलग सेमीकंडक्टर के प्लांट ये सब जगह जान रहे हैं। तो यहाँ इस शहरी विस्तार में एक रोजगार का एक बड़ा साधन यदि हो जाता है तो मेरे बापूनगर के लिए बहुत उचित रहेगा, क्योंकि यहाँ गरीब प्रजा है। तो मैं इस मुख्यमंत्री से इस मन से कहता हूँ कि आप मेरे यहाँ रोजगारी की विशेष व्यवस्था, हमारे यहाँ ITI का सेंटर भी है, ऐसे रोजगार की व्यवस्था ज़्यादा से ज़्यादा गरीब परिवारों तक पहुँचे और गरीब परिवार को अच्छे से अच्छी रोजगारी मिले, यही मैं
मुख्यमंत्री से अपील करता हूँ। दिनेश जी, अगर एक दिन के लिए आपको प्रधानमंत्री अगर आपको बनने का सौभाग्य मिलता है तो आपका क्या होगा, उस समय का फैसला क्या होगा? नरेंद्र मोदी को जीवन भर प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहता हूँ। मैं ऐसे सपने मैं उनके नीचे ही देखना चाहता हूँ। इस देश का यदि कोई प्रधानमंत्री है और इस देश को सबसे अच्छी चीज किसी ने संचालित किया है तो मेरे वैश्विक नेता, मेरे आदर्श और हम लोगों के सभी भारतीय जनता पार्टी के प्रेरणादायक जो व्यक्ति हैं नरेंद्र मोदी, वो जीवन भर प्रधानमंत्री रहे, मैं यही कल्पना करता हूँ। 3 शब्दों में बापू नगर का भविष्य बताइए। बापू नगर का भविष्य इससे पहले भी बड़ा उज्जवल था। मैंने आपको बताया कि इस देश में ये हरियाली क्रांति, स्वच्छ भारत, ऐसे सारे नारे, तो जब भी एक पेड़ माँ के नाम, तभी भारतीय जनता पार्टी ने बापू नगर विधानसभा में रखियाल जब पहुंची थी तो ऑक्सीजन पार्क बनाया था। ऐसे नए नए आवाम को जोड़ते हुए इस बापू नगर को नया बापू नगर बनाने के लिए निरंतर चलने वाली यात्रा है। इसको हम आगे बढ़ाएंगे और बापू नगर को एक नया बापू नगर और विकसित बापू नगर बनाने के लिए हमेशा इस जनता के साथ जुड़ा रहूंगा और जनता की सेवा करूंगा। आखिरी में दिनेश जी, हम चाहते हैं कि आप न केवल बापू नगर के लिए बल्कि पूरे विश्व के लिए, पूरे देश के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे इस मंच से, कि किस तरीके से वो अपनी जिंदगी में, अपने निजी क्षेत्र में और अपने व्यवसाय के क्षेत्र में या अपने करियर में क्या चीज सबसे अहम उनका मुद्दा होना चाहिए, किस चीज के ऊपर उनका फोकस होना चाहिए? लोगों का फोकस एक सकारात्मक सोच और शांति। इस देश में, इस विश्व में आप देखो तो आज युद्ध की स्थिति है, अणु बम बन चुके हैं और अणु बम से लोगों को ऐसा, जापान में आपने देखा होगा हिरोशिमा नागासाकी में ये जब बम फूटा था तो आज तक मतलब उसका खामियाजा भुगत रहे हैं। देश में शांति हो, सलामती हो और इस देश विश्व में एक नया विश्व, एक वसुधैव कुटुंब की जो भावना, जो नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी वसुधैव कुटुंब की जो भावना के साथ में हमें जीवन जीना चाहिए। विश्व हमारा कुटुंब है, क्योंकि हमारी सनातन संस्कृति हमको यही सिखाती है कि विश्व हमारा कुटुंब है और इस विश्व में सबसे बड़ा यदि कोई धर्म है तो सनातन धर्म है। तो इस धर्म का जब यदि लोग अच्छे से पालन करेंगे, सनातन धर्म के साथ जुड़ेंगे, और आपने देखा होगा योगा हो या स्वच्छता की बात हो, हर चीज में मेरे देश ने कुछ न कुछ दिया है। विवेकानंद जो युवा नेता विवेकानंद जी थे, युवा, उन्होंने भी इस देश में संदेश दिया है कि किस तरह युवाओं को जीना चाहिए। ऐसे कई संदेशों के साथ, और हमारे जो रामायण है, हमारी भागवत गीता है, और हमारे यहाँ आपने शांति का, बौद्ध जिनका जन्म इस भारत में हुआ है, तो इस देश को संदेश देने के लिए पूरे विश्व को भारत ही एक ऐसी भूमि है। और मैं आपको मुकेश जी एक बात और कहना चाहूंगा, यदि किसी भगवान को यदि जन्म लेना है तो मेरे भारत में ही ले सकता है, और इसके अलावा कहीं वो भगवान जन्म नहीं लेना है। यदि भगवान को जन्म लेना है तो उसे भारत में ही पैदा होना। तो मैं इस भूमि में जन्म लेकर अपने आप को धन्य समझता हूँ। आपने मुझे यहाँ बुलाया, मेरे साथ में जो ये चर्चा की, इसलिए मैं आपका भी खूब खूब, मुकेश जी आपकी टीम का, सभी का खूब खूब आभार व्यक्त करता हूँ। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय जय गरवी गुजरात। बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश जी कि जो आपने समय निकाला। दर्शकों, ये थे हमारे साथ दिनेश कुशवाहा जी, बापू नगर विधानसभा के धारासभ्य, जिनकी सोच जो आज हम देखते हैं कि आज एक कोई भी इंसान की जो सोच है वो कहीं ना कहीं शुरुआत जब जन्म लेता है तो वो परिवार, जी हाँ, उनका परिवार ही सब कुछ होता है। तो ऐसे में जब हमने देखा कि दिनेश जी के जो विचार हैं वो अपने भाई के लिए, जिनको वो पिता का दर्जा देते हैं, वो एक अपना श्रेय, आज जो जिस मुकाम पे हैं वो अपना श्रेय उनको समर्पित करते हैं, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। साथ में वो पूरी बापू नगर विस्तार को एक पूरा परिवार के रूप में लेके चलते हैं। जो उन्होंने बताया कि जब उनसे कोई भी इंसान अपने परिवार की समस्या को भी लेकर आता है तो परिवार की समस्या कोई भी इंसान अपने परिवार के बड़े भाई या बड़े बुजुर्ग के पास ही लेके जाता है। तो वो इस तरीके का उन्होंने अपना एक किरदार बनाया है, अपना एक काम किया है। और साथ में जो उनकी जो सोच है, जो हर एक युवा को एक आज आगे से आगे बढ़ के राजनीति में आके उनको कदम से कदम मिलाकर देश को एक अच्छे मुकाम पर ले जाने के लिए अपना तन मन धन से उनको सेवा करनी चाहिए। अगर इसी तरीके से अगर हर किसी राजनीति के अंदर हर राजनेता की अगर ये सोच हो जाती है तो हम बिल्कुल ये कह सकते हैं कि जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो 2047 का जो सपना विकसित भारत का देखा है, उसको दूर होने से कोई शक्ति, कोई पावर नहीं रोक सकती है। बाकी देश और दुनिया की तमाम जानकारी के लिए बने रहिए, देखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।